Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी मैंने जो आपको सेशन प्रोवाइड किया उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं चाहती तो पूरा वीडियो को पहले कंपाइल कर लेती उसके बाद ही अपलोड करती, लेकिन मुझे लगा फॉर द टाइम बिंग कुछ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि वो टॉपिक्स आपके आसानी से कवर हो जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वो सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो उसी पर्टिकुलर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इंटर मॉडलिज्म और मल्टी मॉडलिज्म के बारे में, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी है और इसका आपसे डिफरेंस भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 8 से है, ठीक, मल्टी मॉडलाइजेशन से। ठीक है, सो बोथ इंटर मॉडल एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व मूविंग कार्गो फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अभी हमने जब लैंड ब्रिजिंग पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको इंटर मॉडल के बारे में बताया था और यही चीज बताई थी कि जब एक से ज्यादा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो वो आपका इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट या इंटर मॉडल मेथड के अंदर आता है। ठीक है, सो दिस कैन बी ट्रक, रेल, बार्ज, शिप और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दोस। तो बोथ कैन ऑल्सो मीन that several different carriers operate each leg of the जर्नी। अब देखिए इंटर मॉडल और मल्टी मॉडल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये होता है कि इंटर मॉडल की अगर हम बात करें तो हमने बताया था अभी आपको कि एक से ज्यादा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो हर एक पर्टिकुलर टाइम पर हम अलग मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हर मेथड को अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए हर बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, अगर जैसे पहले हम ट्रक यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्रेन यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम वेसल यूज कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए क्या होगा, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन होगा, किसमें, इंटर मॉडल में। लेकिन अगर मल्टी मॉडल की बात करी जाए तो वन कॉन्ट्रैक्ट कवर्स द एंटायर जर्नी। तो सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो ही पूरी जर्नी को कवर कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी हमारी जर्नी हो। लेकिन इंटर मॉडल में जितनी बार हम ट्रांसपोर्ट को बदलेंगे उतनी बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, so one carrier takes sole responsibility and ensures door-to-door delivery is completed even if other carriers are used in the journey। चाहे हम जितने भी कैरियर्स को यूज कर लें, कितने भी ट्रांसपोर्ट को यूज कर लें, लेकिन यहाँ पर जो एक सिंगल कैरियर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही बार बनता है जिसमें पूरी जर्नी को कवर करा जाता है। ठीक है, and in intermodal transportation there is a separate contract for each individual leg of journey। तो यहाँ पर हर बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। This means that there is more than one responsible entity for the successful delivery of cargo। सीधी बात है, हमने एक बार ट्रक वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एक बार ट्रेन के साथ कर लिया, एक बार वेसल के साथ करा, है ना। तो जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके मतलब क्या हुआ कि उतनी बार कोई अलग हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन होगा इसमें। लेकिन आपका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पूरी जर्नी को कवर कर लेता है और सिर्फ एक ही कैरियर होता है जो कि पूरी जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ठीक है, आई होप बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम मल्टी मॉडल शिपिंग और आपका इंटर मॉडल शिपिंग। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी मॉडल शिपिंग की। सो मल्टी मॉडल इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ कार्गो फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यूजिंग सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो मल्टी मॉडल में क्या होता है, सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम यूज करते हैं। इन दिस इंस्टेंस, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, हाउएवर ईच मोड इज ऑपरेटेड बाय अ सिंगल कैरियर और मल्टीपल कैरियर बट अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और बिल ऑफ लैडिंग। हो सकता है कि सिर्फ एक कैरियर ना हो, एक कैरियर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना संभाल पा रहा हो, तो हम डिफरेंट कैरियर्स को यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ पर सिंगल ही होगा। ठीक है ना बात। सो अ सिंगल कैरियर फॉर अ सिंगल जर्नी। ठीक है, द सेम ट्रांसपोर्ट कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द शिपमेंट अक्रॉस ऑल लेग्स एंड इन ऑल मोड्स। तो वही एक पर्टिकुलर जो कैरियर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी जर्नी के लिए। ठीक बात। So the difference between multi-modal and inter-modal lies in the contract or the bill of lading।
अब जो डिफरेंस है मल्टी मॉडल और इंटर मॉडल में बेसिकली कहाँ आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मल्टी मॉडल में क्या होता है सिर्फ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन इंटर मॉडल में क्या होता है जितनी बार हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बदलेंगे, जितनी बार हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ चेंज करेंगे, उतनी बार हमको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी ऑफ द मूवमेंट, और जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट बदलेगा उतनी बार सीधी बात है कि अगर हम नए नए मोड्स को यूज कर रहे हैं तो नए नए लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। तो डिफरेंस जो बेसिक है वो यही है, सबसे बड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मल्टी मॉडल शिपिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर यहाँ पे बात करिए, सबसे पहला पॉइंट है shipment tracking efficiency, being able to monitor with one transport carrier from door to door, ठीक है। तो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक है तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी आराम से ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, हमें बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मोड के थ्रू हमने यहाँ पर किया था ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, उसको अलग ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रेन से भेजा है तो उसको अलग ट्रैक करना पड़ेगा, तो ये चीज नहीं होगी, काफी ईजी हो जाता है इसमें ट्रैकिंग, ठीक। नेक्स्ट है access to remote possibility and liability of the movement with one transport carrier। अब जब यहाँ पर ट्रैकिंग इजी है हमारे शिपमेंट की तो हम रिमोट पार्ट्स भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ सिंगल पर्सन है जो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पूरी जर्नी के लिए यहाँ पर लाइबल है, तो हम इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी एंड डिलीवरी टाइम। सीधी बात है कि डिलीवरी टाइम भी यहाँ पर एफिशिएंट होगा, डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करनी है और बार बार हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो टाइम खराब होता है ट्रांसपोर्ट को चेंज करने में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच रहा है। तो हमें जहाँ पर भी अपने डेस्टिनेशन तक जो प्रोडक्ट को पहुंचाना है, जो कार्गो को पहुंचाना है, वो टाइम से पहुंच जाएगा, ठीक बात। लास्ट पॉइंट है इसमें मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ शिपर। सीधी बात है, जब आपका यहाँ पर डिलीवरी टाइम कम लग रहा है इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी स्ट्रांग है। और स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हुए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पूरी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा अपना जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं शिपर के वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमने मान लेते हैं कि पहले हमने यहाँ पर रेल चूज की, फिर रोड चूज की, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से स्विच करने में जो भी एक्सपेंसेस है वो खर्च आएगा, फिर उसके बाद पता चला हमने रोड के बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि वेसल के थ्रू भिजवा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये सब दिक्कत यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इंडिविजुअल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें एक्सपेंसेस भी इंडिविजुअली लगेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक बात। तो मल्टी मॉडलिज्म बेसिकली क्या कहता है, मल्टी मॉडल शिपिंग बेसिकली क्या कहती है कि हम यहाँ पर सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं अपने कार्गो के मूवमेंट के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सिंगल होता है और एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पूरी जर्नी को कंप्लीट किया जाता है और एक ही कैरियर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी जर्नी के लिए, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंटरमॉडल शिपिंग के बारे में। सो इंटरमॉडल इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ कार्गो फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यूजिंग सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Each mode is operated by a different carrier and each leg requires an independent contract। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर किसका आ जाता है, कैरियर का और कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। यहाँ भी हम सेवरल मोड्स को यूज करते हैं, जनरली वैसे देखा जाता है कि 2 मोड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन सेवरल मोड्स भी यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है हर एक पर्टिकुलर जर्नी का, और जब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो एक सिंगल कैरियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं रह जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल कैरियर्स फॉर अ सिंगल जर्नी विद ईच लेग हैंडल्ड बाय अ सेपरेट ट्रांसपोर्ट कैरियर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि इंटरमॉडल शिपिंग किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी। अब इसको पढ़ते हैं। Let's say that you need to move a large amount of cargo to another site. The origin and destination are both landlocked and on different continents। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक लार्ज अमाउंट का कार्गो है जो कि हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक। और जो हमारा ओरिजिन है और जो डेस्टिनेशन है दोनों लैंड लॉक्ड है, मतलब कि अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें लैंड से स्टार्ट करना पड़ेगा
और जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां पर जब हमारा कार्गो पहुंचेगा तो हमें लैंड का ही यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक। सो दिस कुड मीन दैट योर कार्गो नीड्स टू बी मूव्ड बाय ट्रक टू रेल यार्ड। तो अगर हमको यहाँ पर अपनी जर्नी लैंड से स्टार्ट करनी तो सीधी बात है हमको रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ट्रक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रक टू रेल यार्ड, ट्रक के थ्रू फिर जो हमारा कार्गो है वो कहाँ आएगा, रेल यार्ड आएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। बाय रेल टू शिपिंग पोर्ट, फिर रेल के थ्रू कहाँ जाएगा, ये शिपिंग पोर्ट जाएगा, ठीक है। एंड बाय वेसल टू द नेक्स्ट पोर्ट ओवरसी, और जब यहाँ पर शिपिंग पोर्ट पे आ गए इसका मतलब वेसल पर गुड लोड हो गए और हम दूसरी कंट्री के या दूसरी कॉन्टिनेंट में वहां पहुंच गए और वहां का जो आपका ओवरसीज पोर्ट है, ठीक है, वहां पर पहुंच गए, ठीक। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका पॉइंट बी है ये भी क्या है, लैंड लॉक्ड है। इसका मतलब है अगर हमको अपना कार्गो यहाँ पर पहुंचाना है तो हमें लैंड का ही यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल देन बी मूव्ड बाय रेल फ्रॉम द शिपयार्ड। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा कार्गो पहुंच गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, रेलवे का यूज करेंगे, रेल का यूज करेंगे, ठीक। नाउ इट विल देन बी मूव्ड बाय रेल फ्रॉम द शिपयार्ड टू अनदर रेल यार्ड एंड देन बाय ट्रक फ्रॉम द रेल यार्ड टू द फाइनल डेस्टिनेशन। फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रक का यूज किया जाएगा और ट्रक के थ्रू जो हमारा कार्गो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि हमने कितने मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर यूज किया है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया होगा, ठीक है। और जब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया होगा इसका मतलब है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कैरियर्स को भी यहाँ पर अपॉइंट किया होगा, ठीक है। सो आई होप आपको इंटर मॉडल शिपिंग क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल को लिखिएगा भी, ठीक, और कोशिश करिएगा इस तरीके से बना के भी जरूर आइए, ठीक है। यहाँ पर शायद मैं एक पॉइंट मिस कर गई, यहाँ रेल से फिर से दोबारा रेल यार्ड जाएगा, उसके बाद ट्रक में जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। So when using intermodal shipping, each leg of that shipment will be handled by a separate company and you will have several contracts, one with each carrier to handle their specific leg of shipment. ठीक, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। So सबसे पहला एडवांटेज है shippers can choose carriers to take advantage of लोअर रेट्स फॉर ईच ट्रांसपोर्ट लेग। अब देखिए इंटर मॉडल शिपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है शिपर्स को कि वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं कि किस मोड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, कौन सा कैरियर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। अब जो शिपर है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वही मेथड को यूज करेगा जहाँ पर उसको ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, जहाँ पर वो कम दाम में और कम फ्रेट चार्जेस में इजिली अपने कार्गो को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास यहाँ पर लिबर्टी रहती है कि वो कोई भी मोड को चूज कर ले, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है शिपर्स गेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स एट डिफरेंट पोर्ट्स, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर उनको एडवांटेज मिल गया है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगी, उनको जैसे कन्वीनियंट होगा उस तरीके से उस मोड को वो यूज कर सकेंगे और इजिली गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग कर सकेंगे डिफरेंट पोर्ट्स पे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिपर्स रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट्स बाय चूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली कैरियर्स। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जो हमारा शिपर है वो इजिली चूज कर सकता है कौन सा कैरियर या कौन सा मोड उसे यूज करना है, तो वो ऐसे मोड्स को भी यहाँ पर चूज कर सकता है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज इंक्रीज्ड सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड। अब जब यहाँ पर जो शिपर है उसने खुद से ही अपॉइंट किया है कि कौन सा पर्टिकुलर मेथड यूज करना है तो पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा shippers have more access to equipment and can better control capacity and selection of transit schedule, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिपर है उसके पास ये लिबर्टी होती है कि वो इजिली ट्रांजिट का शेड्यूल भी डिसाइड कर सकता है, क्योंकि हर बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। अगर उनको लग रहा है कि अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर वो कार्गो को सेंड नहीं कर सकते तो हो सकता है वो इस टाइम पर ना करें, कल के लिए शेड्यूल कर ले, ठीक है। तो ये सब लिबर्टी रहती है किसमें, इंटरमॉडल शिपिंग में, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कंटेनराइजेशन के बारे में। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी आपका यूनिट नंबर 8 से ही है,
ठीक। अब कंटेनराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करी थी, इसलिए यहाँ पर लिख दी है। आप लोग इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझ भी आ जाएगी। एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। सो कंटेनराइजेशन इज द इंटरनेशनल शिपिंग प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग अ नंबर ऑफ पीसेस ऑफ फ्रेट विद इन अ लार्ज कंटेनर एंड ट्रांसपोर्टिंग देम एज अ सिंगल यूनिट। तो कंटेनराइजेशन बेसिकली क्या होती है, एक इंटरनेशनल शिपिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा कार्गो है उसको एक कंटेनर में स्टोर कर देते हैं और वो एक सिंगल यूनिट की तरह उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके शिपर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, क्योंकि एक प्रॉपर कंटेनर में जब आप अपने कार्गो को लोड कर देते हैं तो चांसेस कम है कि आपका जो कार्गो है वो खराब हो या उसको कुछ डैमेज हो। ठीक है, कार्गो आपका इजीली प्रोटेक्ट भी रहेगा और आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। तो कंटेनराइजेशन काफी बेनिफिशियल होता है शिपर्स के लिए। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कंटेनराइजेशन के एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस या इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। सो द कंटेनर इज अ स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट दैट कैन बी हैंडल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड मोड्स, दैट इज शिप्स, ट्रक्स, barges and wagons, equipments and terminals. Each container has a unique identification number and a size type code. A container is a unique transport unit that can be managed as such. ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो हमारा कंटेनराइजेशन होता है, कंटेनर्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं क्योंकि उनको आईएसओ स्टैंडर्ड मार्क मिलता है। साथ ही हर एक कंटेनर का अपना अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे हम कंटेनर को डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। सो कंटेनर्स कैन बी यूज्ड टू कैरी अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स सच एज कमोडिटीज, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कार्स एंड रेफ्रिजरेटेड गुड्स। ठीक है, तो कंटेनर में हम हर टाइप के प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कमोडिटी हो, चाहे आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो और चाहे आपके रेफ्रिजरेटेड गुड्स हो। जैसे आपका मान लेते हैं, जैसे आपका वो होता है फ्रोजन मीट। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्टली ऐसे ट्रांसपोर्ट करने की सोचेंगे तो हो सकता है इन ट्रांजिट ही आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हमको रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंटेनर। ठीक, तो देयर आर adapted containers for dry cargo, liquid, oil and chemical products and refrigerated cargo। तो हर चीज के लिए स्पेसिफिक आइटम है, स्पेसिफिक कंटेनर अवेलेबल है। अगर हमें कोई ऐसे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना है जो ड्राई है तो उसके लिए ड्राई कार्गो कंटेनर्स, कोई लिक्विड प्रोडक्ट है उसके लिए लिक्विड कार्गो कंटेनर्स है और कुछ अगर रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए रेफ्रिजरेटेड कार्गो कंटेनर्स का यूज किया जाता है। ठीक, discarded containers can be recycled and reused for other purpose। ठीक है, और जो कंटेनर्स यूसेज में नहीं है उनका हम रीयूज भी कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए उसे यूज किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट। सो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन ऑफर्स लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जो शिपर्स होते हैं वो कंटेनराइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। कंटेनर के अंदर ही वो क्या करते हैं, अपने कार्गो को लोड कर देते हैं और ईजिली उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर यही चीज़ इंडिविजुअली की जाती है तो यहाँ पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी। सो ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस आर मिनिमल एंड रैपिड and ship port turnaround times have been reduced from 3 weeks to about 24 hours। वेलोसिटी की अगर बात करी जाए, स्पीड की अगर बात करी जाए तो उस मामले में भी कंटेनराइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर नॉर्मली आपके गुड्स वेसल के थ्रू अगर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे 3 वीक्स आपको लग जाते हैं, लेकिन कंटेनराइजेशन के थ्रू हो सकता है वो रिड्यूस होके 24 आवर्स के अंदर ही आपका जो कंटेनर है या फिर जो आपके गुड्स जिसमें लोड है वो आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाएं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसशिपमेंट एडवांटेज ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व कंटेनर्स आर फास्टर, इसीलिए ये फास्टर भी होते हैं। कंटेनर शिपिंग नेटवर्क आर वेल कनेक्टेड एंड ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ शिपिंग ऑप्शंस। कंटेनर शिप आर ऑल्सो फास्टर देन रेगुलर कार्गो शिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली वेलोसिटी या स्पीड की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेयर हाउसिंग। सो द कंटेनर इज इट्स ओन वेयर हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये लिखी है,
जो वर्ड है, दैट कंटेनर इज इट्स ओन वेयर हाउस। जो कंटेनर है वो खुद में एक वेयर हाउस है। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस का काम क्या होता है? चीजों को स्टोर करना और उसको सेफ रखना। और कंटेनर भी यहाँ पर क्या कर रहा है? जो हमारा कार्गो है उसको अपने अंदर क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है। और हमारे जो प्रोडक्ट, हमारा जो कार्गो है वो उसमें सेफ भी है। ठीक, प्रोटेक्टिंग द कार्गो इट contains. So this implies simpler and less expensive packaging for containerized cargo, particularly consumption goods. अब अगर हम नॉर्मली किन्हीं गुड्स को अगर वेसल के थ्रू या शिप के थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा उसकी पैकिंग करनी पड़ती है। और अगर कंजम्पशन के पर्पज़ के कोई प्रोडक्ट्स हैं या आपका कार्गो है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा केयर भी दिखानी पड़ती है, उसको उस तरीके से पैक करना पड़ता है ताकि आपके जब गुड्स इन ट्रांजिट हो तो वो खराब ना हो। लेकिन कंटेनराइजेशन की हेल्प से क्या होता है? ये सब करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, हमें पैकेजिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे गुड्स ऑलरेडी उसमें स्टोर हैं और सेफ भी हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। द कंटेनर कंटेंट्स आर अननोन टू कैरियर सिंस इट कैन ओनली बी ओपन्ड एट द ओरिजिन, दैट इज सेलर और शिपर, एट कस्टम्स एंड एट द डेस्टिनेशन। सो दिस इम्प्लाइज रिड्यूस स्पॉइलेज एंड लॉसेस। अब यहाँ पर जब गुड्स आपने अपने कंटेनर के अंदर बंद कर दिए हैं तो जो कैरियर है उसको ये नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या कार्गो है। ये सिर्फ किसको पता होगा? जहाँ से वो पर्टिकुलर कार्गो या वो पर्टिकुलर कंटेनर चला है। ठीक है, मतलब जैसे ओरिजिन पॉइंट से, और जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो बायर है, उसको ही पता होगा कि इसमें क्या है। लेकिन जो बीच में जो कितने कैरियर्स भी इन्वॉल्व होंगे उनको ये बात का नहीं पता होगा कि कंटेनर में क्या प्रोडक्ट्स या कार्गो रखे गए हैं। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो कंटेनराइजेशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेनराइजेशन के। अभी तो हमने एडवांटेजेस की बात करी और हमको लगा कि कंटेनराइजेशन के थ्रू काफी ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है साइट कंस्ट्रेंट्स। अब आपका जो कंटेनर है वो स्पेस काफी ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है, तो कहीं ना कहीं ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या फिर एक ड्रॉबैक है कि इसको काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैपिटल इंटेंसिवनेस। अब अगर कंटेनर आपके कार्गो को स्टोर कर रहा है, वेयर हाउस का भी काम कर रहा है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है, ISO मार्क मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो ये इसका क्या हो गया? एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका स्टैकिंग। अब देखिए यहाँ पर स्टैकिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ऐसे कंटेनर्स हैं, इनको हमने क्या करा? एक के ऊपर एक लगाना है। तो अब आप मुझे बताइए कि इनको क्या ऐसे अरेंज करना इतना इजी होगा? नहीं। और जबकि अगर इसमें कार्गो भी अवेलेबल है तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इनको इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और इसके लिए हमें कई बार एडिशनल कॉस्ट भी इनकम करनी पड़ती है और साथ में हमारा जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा रीपोजिशनिंग। So because of trade imbalances, many containers are moved empty. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर जैसे कुछ प्रोडक्ट्स या कार्गो को लेके आया, ठीक है, उसको वहां पर अनलोड करवा दिया गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपका कंटेनर है वो जब उस पॉइंट से वहां से निकले तो वो लोड होकर ही निकले। कई बार ऐसा होता है कि वो एम्प्टी ही रह जाता है, लेकिन जो कंटेनर है जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, जब भले उसमें कार्गो अवेलेबल हो और चाहे कार्गो अवेलेबल ना हो, राइट। हाउएवर ईदर फुल और एम्प्टी अ कंटेनर टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, सो द ऑब्जर्व्ड डाइवर्जेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एट द ग्लोबल लेवल रिक्वायर्स द रीपोजिशनिंग ऑफ कंटेनराइज्ड एसेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थेफ्ट एंड लॉसेस। हाई वैल्यू गुड्स एंड अ लोड यूनिट that can forcefully be opened or carried away implied a level of cargo vulnerability between a terminal and the final destination. About 1500 containers are lost at sea each year mainly because of bad weather. देखिए यही पॉइंट अभी हमने एडवांटेज में भी पढ़ा था कि जब कंटेनर में हमारा कार्गो ऑलरेडी स्टोर्ड है तो वहां पर चांसेस कम है कि
थेफ्ट हो सके या कोई तरीके का लॉस हो सके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हाई वैल्यू गुड्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ही प्रीशियस है, अगर किसी को भी पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर कंटेनर में इस टाइप का प्रोडक्ट है, तो वो क्या करते हैं, फोर्सफुली उसको खोलने की कोशिश करते हैं। और ये जनरली देखा भी गया है कि 1500 कंटेनर्स कहाँ लॉस्ट हो ही जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो थेफ्ट और लॉसेस का भी खतरा कहीं ना कहीं रहता है। लास्ट पॉइंट है हमारा इलिसिट ट्रेड। द कंटेनर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द इलिसिट ट्रेड ऑफ गुड्स, ड्रग्स एंड वेपन्स एज वेल एज फॉर इलीगल इमिग्रेशंस, ठीक है। तो कई बार लोग कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जो भी हमारे प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या करने लग जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने लग जाते हैं, जो कि इलीगल है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। आई होप कंटेनराइजेशन समझ में आ गया होगा, इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस भी क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आईसीडी एंड सीएफएस के बारे में। इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था और डिफरेंस भी बुक में नहीं दिया हुआ है, और लेकिन आपके एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। और ये भी आपका यूनिट नंबर 8 से ही है। मुझे लगता है यूनिट 8 अब आपकी पूरी ही तैयार हो गई हो, क्योंकि काफी चीजें तो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर ली है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यूनिट 8 के यहाँ पर मैंने कवर कर लिए हैं आपके साथ। So inland container depots or container freight stations acts as a hub in complete logistic chain. The government of India has set up inland container depots where shipping formalities for containerized cargo can be completed. तो अभी हम कंटेनर की बात करें तो जो हमारे कंटेनराइज्ड कार्गो होते हैं, जो कंटेनर के अंदर जो कार्गो आपका स्टोर किया जाता है, उसकी जो भी शिपिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स में। और इसको कौन स्टैब्लिश किया है, सेटअप किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है। कंटेनर फ्रेट स्टेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्पीड अप एक्सिम ट्रेड एंड हेल्प स्मॉल एक्सपोर्टर्स हुज कंसाइनमेंट आर लेस देन कंटेनर लोड। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशंस बेसिकली क्यों आपके एस्टैब्लिश किए गए, ताकि हम अपने एक्सिम ट्रेड को स्पीड अप कर सके, मतलब अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ा सके, और जो हमारे स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं जिनका कंसाइनमेंट बहुत बड़ा नहीं होता है, उनको भी यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, उनका भी जो कंसाइनमेंट है वो प्रॉपरली टाइम पर डिलीवर हो सके, ठीक है। तो सीएफएस हेल्प डीकंजेस्ट पोर्ट्स व्हिच आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। डीकंजेस्ट का मतलब, कंजेस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाना, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना। कई बार क्या होता है, आप देखते हैं ना कि जो पोर्ट्स हैं वहां पर ऐसे शिप्स लगे रहते हैं, ठीक है, हालांकि शिप तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसे शिप्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सीएफएस की हेल्प से क्या होगा, इसको डीकंजेस्ट किया जाएगा। पोर्ट्स में जो बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है या फिर एक साथ गैदरिंग हो जाती है वेसल्स की, उसको रिड्यूस किया जाए। उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, अपने जो एक्सिम ट्रेड है उसको स्पीड अप करके, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि आईसीडी क्या है और सीएफएस क्या है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं, मेन जो है। सो इनलैंड कंटेनर डिपोट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस आर कस्टम बॉन्डेड इन ट्रांजिट फैसिलिटीज, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट कंटेनर फ्रेट स्टेशन इज लोकेटेड नियर द पोर्ट व्हाइल एन इनलैंड कंटेनर डिपोट इज लोकेटेड इन द हिंटरलैंड। यहाँ पर मेन डिफरेंस आईसीडी और सीएफएस में यही है कि जो हमारा सीएफएस है ये पोर्ट के पास लोकेटेड होता है, और आईसीडी की अगर बात करें तो ये हिंटरलैंड के पास होता है। हिंटरलैंड का मतलब ये हो गया कि वो एरिया जो आपके रिवर्स या फिर आपकी वाटर बॉडीज या कोस्ट से दूर होता है, रिमोट एरियाज की अगर बात करी जाए, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है, ओके। अब आ जाते हैं मेजर डिफरेंसेस तरफ। वो तो एक पॉइंट था कि क्या डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आईसीडी क्या है, हमारा कस्टम स्टेशन है, लाइक आपका पोर्ट हो गया या फिर एयर कार्गो यूनिट हो गया। उसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पर हम गुड्स को क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं इंपोर्टेड गुड्स की, और एक्सपोर्टेड गुड्स को यहाँ पर लोड किया जाता है। लेकिन सीएफएस क्या है, इज ओनली अ कस्टम एरिया लोकेटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ Commission of Custom exercising control over a specified custom port, airport or land and custom stations. It is an extension of custom stations set up by the main objective of decongesting the port. ठीक है, CFS में याद रखिएगा decongesting the port की बात कहता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें ICD can have an independent existence as it is a
सेल्फ कंटेन्ड कस्टम स्टेशन। तो आईसीडी हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है क्योंकि ये खुद में सेल्फ कंटेन्ड कस्टम स्टेशन है। लेकिन सीएफएस की अगर बात करें तो सीएफएस बाय इटसेल्फ कैन नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट हैज टू बी लिंक्ड टू अ कस्टम स्टेशन विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम। तो अभी मैंने ऊपर भी पढ़ा, जो सीएफएस है मेनली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेटअप करने का, डीकंजेस्टिंग द पोर्ट। जो पोर्ट में कंजेशन होने लग जाता है, कंजेस्टेड हो जाने लगते हैं पोर्ट्स, उनको क्या करना है, डीकंजेस्ट करना है। ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है सीएफएस का। ठीक है, तो सीएफएस कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, इसको किसी कस्टम स्टेशन के साथ हमें लिंक करना पड़ता है अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कस्टम्स मैनिफेस्ट, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल एंड अदर डिक्लेरेशंस आर फिल्ड इन एन आईसीडी। तो इसमें हमको शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करनी होती है, डिटेल्स देनी होती है। ठीक, फर्दर असेसमेंट इन ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम यूज, वेयर हाउसिंग, टेम्परेरी एडमिशन, री एक्सपोर्ट, टेम्परेरी स्टोरेज, फॉर ऑनवर्ड ट्रांजिट एंड आउटराइट एक्सपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट एक्सेट्रा टेक प्लेस इन आईसीडी। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी आईसीडी में परफॉर्म की जाती है। लेकिन सीएफएस की अगर बात करें, ओनली अ पार्ट ऑफ कस्टम प्रोसेस। तो सीएफएस क्या होता है, सिर्फ एक कस्टम प्रोसेस का पार्ट होता है जिसमें मेनली द एग्जामिनेशन ऑफ गुड is normally carried out and goods are stuffed into containers and de-stuffed therefrom। तो CFS में बेसिकली क्या होता है, आपके गुड्स का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन ऑफ कार्गो ऑल्सो टेक प्लेस एट CFS। एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन कार्गो का कहाँ होता है, CFS में ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और अगर शॉर्ट नोट्स में भी आएगा तो भी आप इजीली दोनों को ही लिख लेंगे। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर बता दूं, मैंने पिछली बार आई गेस असाइनमेंट के आंसर्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग को जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे आपकी बुक की लैंग्वेज की वजह से, लेकिन आप अगर उन आंसर्स को देख लेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जब मैंने आंसर्स प्रोवाइड किए थे तो मैंने पूरी बुकिश लैंग्वेज वहाँ पर यूज नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है। उस टाइम बस स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि किसी तरह मैं असाइनमेंट लिख के बस उसको सबमिट कर दूं। ठीक है, तो आप एक बार ब्लॉग को जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पर मैं ब्लॉग बता दे रही हूँ क्या है नाम उसका, simran0108.blogspot.com। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो ऐसे टाइप करके भी देख सकते हैं। आप सीधे फिर उसमें जाइएगा IBO 5 में। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आंसर्स को पढ़िएगा, जैसे कि आपका प्राइवेट वेयर हाउस और पब्लिक वेयर हाउस में डिफरेंस क्या है, वो मैंने काफी डिटेल में दिया, पैराग्राफ फॉर्म में ही दिया हुआ है लेकिन डिटेल में दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, शिप ओनर्स लीन एंड मैरीटाइम लीन कोई मुझसे पूछ रहा था तो वो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक चीज पे इस टाइम पर वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि आज वैसे भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक, तो जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको प्रोवाइड किया। मैं उम्मीद करती हूँ इससे काफ़ी पोर्शन आपका कवर भी हो गया होगा, और एग्जाम में आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल भी जाएंगी। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। जो टॉपिक्स को आपको समझने में दिक्कत हो रही थी, आई होप अब काफ़ी हद तक आपको वो क्लियर हो गए होंगे, और जिनको भी ये लग रहा था कि वो एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे या फिर उनकी बैक आ जाएगी, अब शायद से उनका वो थॉट चेंज हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और कल के पेपर के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, पेपर में कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। आपने सब कुछ पढ़ा है और आप आसानी से लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैटर करती है। अगर चीज़ें पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि किस में क्या है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। अगर रट्टाफिकेशन पे रहेंगे तो वहाँ सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने वीडियोस भी प्रोवाइड कर दी। मुझे पता है आधे स्टूडेंट्स यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे, वो याद नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है वो याद भी नहीं हो पाएगा। जब तक चीज़ों को समझ ना लिया जाए ना, तब तक वो चीज़ें दिमाग में रहती भी नहीं है। तो पूरी वीडियो सीरीज को देख के जाइएगा, जितनी भी वीडियोस मैंने आपको इन 2 दिन में प्रोवाइड करी है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, क्योंकि एमकॉम सेकेंड ईयर का तो पेपर आज
ओवर हो गया है। तो उनके पेपर में मैंने एक चीज़ एनालाइज की, जितने भी शॉर्ट नोट्स दिए हैं मैंने उनमें से सारे शॉर्ट नोट्स आए ही आए हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स तो यहाँ पर आपके सिक्योर हो ही सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स सारे के सारे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।